हेलो स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट जो है हम अपना जो है चैप्टर 9 जो है हमने ऑलरेडी स्टार्ट कर चुके थे। ठीक है, चैप्टर नंबर 9 में जो है स्टूडेंट जो है हमने कल पढ़ा था आपका जो है कंट्रोल्ड ब्रीडिंग टेक्निक्स, जिसमें कि हमने 2 टेक्निक्स पढ़ी थी। ठीक है, एक था आपका आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, देन दूसरा था आपका जो है मॉइट, जिसकी फुल फॉर्म होती है मल्टीपल ओवोल्यूशन एम्ब्रियो ट्रांसफ़र टेक्नोलॉजी। ओके, उसके बाद है आपका नेक्स्ट हमने पढ़ा बी कीपिंग, है ना। बी कीपिंग को क्या भी कहते हैं, एपीकल्चर भी कहते हैं, और उसके हमने पढ़े थे इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस। ओके, तो आज स्टूडेंट जो है हम अपना जो है नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे, दैट इज़ फिशरीज। ठीक है, तो आज हम जो है फिशरीज़ के बारे में पढ़ेंगे कि जो फिशरीज़ होता है इसका क्या मीनिंग होता है। तो स्टूडेंट जो है जो फिशरीज़ होती है, फिशरीज़ का मतलब होता है रेयरिंग, कैचिंग एंड सेलिंग ऑफ फिश, है ना। यानी कि जो फिशेस होती है उनकी जो है रेयरिंग करना, ठीक है, देखभाल करना, कैचिंग करना, ठीक है, देन उसके बाद उनको जो है क्या करना, उनकी सेलिंग करना। ठीक है, इसको कहा जाता है फिशरीज़। ठीक है, तो मैं यहाँ पर पहले इसकी जो है डेफिनेशन लिख देती हूँ। क्या कहा स्टूडेंट हमने, रेयरिंग कॉमा, क्या कहा, रेयरिंग कॉमा कैचिंग, रेयरिंग कैचिंग एंड सेलिंग। ठीक है, एंड सेलिंग, इसको क्या कहा जाता है, आपका फिशरीज कहा जाता है। ठीक है, ठीक है, इसको क्या कहा जाता है, फिशरीज। यानी कि जो फिशरीज होती है उनमें पहले आप जो है क्या करोगे, उनकी रेयर करोगे, देन उनको कैच करोगे, देन उसके बाद उनको जो है आप जो है क्या करोगे, सेल करोगे। ओके, तो ये हो गई आपकी फिशरीज की डेफिनेशन। बट स्टूडेंट जो है हमें एक चीज़ ध्यान रखनी है कि जो फिशरीज जो होता है, यानी कि जो फिशरीज फार्म होता है, इसमें आप सिर्फ फिश का ही जो है क्या नहीं करते हो, प्रोडक्शन नहीं करते हो। ठीक है, इसमें आप जो है फिश के अलावा जो है आपका जो है क्या क्या आप इसमें देखते हो, जितने भी जो है आपके जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं, ठीक है, जिनसे कि आपको जो है क्या हो सकता है, जो कि हमारे जो है बेनिफिशियल हैं, ठीक है, उनका जो है हम क्या करते हैं, प्रोडक्शन करते हैं, या फिर जिनको जो है हम जो है एज अ फूड सोर्स लेते हैं, जितने भी एक्वेटिक एनिमल्स को, उनका जो है हम क्या करते हैं, रेयरिंग, कैचिंग और सेलिंग करते हैं। ठीक है, तो जैसे इसमें क्या क्या आ जाता है, आपका फिशेस आ जाती हैं, देन उसके बाद जो है आपका क्रैब्स आ जाता है, आपके प्रॉन आ जाते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो है आपका जो है मॉलस्कस में भी आ जाती है, आपके मॉलस्कस भी आते हैं इसमें। ठीक है, तो क्या है कि फिश के अलावा भी जो है आप अदर एक्वेटिक एनिमल्स का क्या कर रहे हो, यहाँ पे प्रोडक्शन कर रहे हो। ठीक है, तो इसको कहा जाता है फिशरीज। ठीक है, फिशरीज के अंदर क्या होगा, एक और बार मैं रिपीट कर दे रही हूँ स्टूडेंट, फिश के अलावा जो है आपका और भी क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, अदर एक्वेटिक एनिमल्स भी हो सकती हैं, लाइक प्रॉन, क्रैब, ठीक है, सी आपका जो है मॉलस्कस। ठीक है, तो इनको जो है कहा जाता है फिशरीज। ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि फिशरीज में जो है सिर्फ फिश का ही जो है प्रोडक्शन नहीं किया जाता है, बल्कि जो है अदर एक्वेटिक एनिमल्स का भी क्या किया जाता है, प्रोडक्शन किया जाता है। किस किस का किया जाता है, प्रॉन, क्रैब या जो है मॉलस्कस का। ओके, तो ये था आपका जो है फिशरीज का मतलब। ठीक है, इसके बाद जो है आपका इसमें जो है दे रखा है स्टूडेंट जो है कि जो फिशेस होती हैं, फ्रेश वाटर जो फिशेस होती हैं, वो है आपकी जो है कटला, रोहू। ठीक है, ये क्या होती है, आपकी जो है फ्रेश वाटर फिशेस हैं। ठीक है, और उसके बाद जो है मैराइन में आपका जो है हिल्सा हो गया, आपका जो है क्या क्या हो गया, हिल्सा होगी, और आपका जो है सार्डिनेस हो गई। ठीक है, हिल्सा और सार्डिनेस। तो आपकी जो है फ्रेश वाटर जो फिशेस होती है ये कटला, रोहू हो गई, और जो मैराइन वाटर फिशेस होती है वो हिल्सा और जो है आपका जो है सार्डाइंस होगी, क्या होगी, सार्डाइंस होगी। ठीक है, तो ये कुछ फिशेस हैं जिनको कि हम क्या करते हैं, जो कि एडिबल होते हैं, जिनको कि हम जो है एज अ फूड जो है सोर्स इनको जो है लेते हैं। ठीक है, इसके बाद है स्टूडेंट जो है आपका इसमें जो है एक और टर्म दो और टर्म दे रखे हैं। एक है आपका एक्वा कल्चर। ठीक है, तो एक्वा कल्चर क्या होता है, ठीक है, एक्वा कल्चर अब हम पढ़ेंगे कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्वा कल्चर। एक्वा कल्चर क्या होता है, तो एक्वा कल्चर का मतलब होता है स्टूडेंट कि फार्मिंग ऑफ एक्वेटिक प्लांट्स एंड एनिमल्स। क्या काम ने, फार्मिंग फार्मिंग ऑफ एक्वेटिक एक्वेटिक प्लांट्स
एक्वेटिक प्लांट्स एंड एनिमल। ठीक है, यानी कि एक्वेटिक सिर्फ एनिमल्स की बात नहीं हो रही यहाँ पर क्या हो रही है, एनिमल्स के साथ साथ में आप एक्वेटिक प्लांट की भी फार्मिंग करते हो तो उसको कहा जाता है कि आपका एक्वाकल्चर। तो 1 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है स्टूडेंट कि व्हाट इज एक्वाकल्चर। तो डेफिनेशन क्या होगी कि फार्मिंग ऑफ एक्वेटिक प्लांट्स एंड एनिमल्स, इसको कहा जाता है आपका एक्वाकल्चर। ठीक है, फिशरीज में क्या था, आप रेयरिंग, कैचिंग और सेलिंग कर रहे थे किस किस की, आपकी जो है फिशेस प्लस अदर एक्वेटिक एनिमल्स की। ठीक है, एक्वाकल्चर में क्या करोगे, फार्मिंग ऑफ एक्वेटिक प्लांट्स और एनिमल्स। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट टर्म है आपका, इसी में फिशरीज में दे रखा है आपका पिसिकल्चर। ठीक है, पिसिकल्चर। तो पिसिकल्चर क्या होता है स्टूडेंट, व्हाट इज पिसिकल्चर, 1 मार्क्स का क्वेश्चन बन सकता है बोर्ड एग्जाम में। तो पिसिकल्चर का मतलब हो गया स्टूडेंट जो है आपका फार्मिंग ऑफ फिशेस। ठीक है, क्या हो गई, फार्मिंग ऑफ फिश, यानी कि जो फिश है उसकी फार्मिंग को कहा जाता है क्या, पिसिकल्चर। सिर्फ फिश की बात हो रही है यहाँ पर। ठीक है, तो इसको कहा जाता है क्या, फार्मिंग ऑफ फिश को क्या कहा जाता है, पिसिकल्चर। और फिशरीज को क्या कहा जाता है, फिशरीज की डेफिनेशन क्या है, रेयरिंग, कैचिंग एंड सेलिंग ऑफ फिशेस एंड अदर एक्वेटिक एनिमल्स लाइक प्रॉन, क्रैब और मॉलस्कस। ओके, एक्वाकल्चर की डेफिनेशन फार्मिंग ऑफ एक्वेटिक प्लांट्स और एनिमल्स, यानी कि प्लांट्स और एनिमल्स दोनों का कल्चर कर रहे हैं हम। ठीक है, अब पिसिकल्चर में क्या कर रहे हैं हम, फार्मिंग ऑफ फिश, यानी कि जो है सिर्फ जो है किसकी फार्मिंग करते हैं, फिश की फार्मिंग करते हैं। ओके, तो ये था आपका जो है फिशरीज में। ठीक है, इसके बाद आपका जो है एक जो है और जो है एनसीईआरटी में आपका टर्म दे रखा है ब्लू रिवॉल्यूशन। ठीक है, ब्लू रिवॉल्यूशन। ठीक है, तो इसको देखते हैं इसकी मीनिंग क्या होती है, इसका मतलब क्या होता है, ब्लू रिवॉल्यूशन का मतलब क्या होता है। ठीक है, क्या कहा हमने, ब्लू रिवॉल्यूशन। ठीक है, तो ब्लू रिवॉल्यूशन का मतलब होता है स्टूडेंट कि इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ फिश। ठीक है, इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ फिश। ठीक है, इंक्रीज्ड प्रोडक्शन ऑफ फिश। ठीक है, इसको कहा जाता है ब्लू रिवॉल्यूशन। ठीक है, क्या, इंक्रीज प्रोडक्शन, इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ फिश प्रोडक्ट। ठीक है, इसको कहा जाता है फिश प्रोडक्ट्स, इसको कहा जाता है ब्लू रिवॉल्यूशन। तो ये आई होप कि बहुत सारे स्टूडेंट्स को ऑलरेडी पता होगा कि ब्लू रिवॉल्यूशन का मतलब क्या होता है। इसका मतलब होता है कि जो है हमें जो है फिश जो प्रोडक्ट है उसका प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करना है, इसका मतलब हो गया ब्लू रिवॉल्यूशन। ठीक है, इसके बाद आता है आपका जो है एक और टर्म मैं आपको बता देती हूँ। और जो ये एक और चीज़ स्टूडेंट की जो ब्लू रिवॉल्यूशन है, ये वाइट रिवॉल्यूशन है आपका, ये ग्रीन रिवॉल्यूशन है, ये स्टार्ट हुए थे 1960 में। ठीक है, ये सारे के सारे जो रिवॉल्यूशन थे ये 1960 में क्या हुए थे, स्टार्ट हुए थे। ठीक है, तो अब बात करते हैं कि वाइट रिवॉल्यूशन क्या होता है। ठीक है, वाइट रिवॉल्यूशन। ठीक है, तो वाइट रिवॉल्यूशन का मतलब देखते हैं कि वाइट रिवॉल्यूशन क्या होता है। तो आई होप कि आपको पता चल गया होगा वाइट रिवॉल्यूशन क्या हो गया। वाइट रिवॉल्यूशन का मतलब क्या हो गया, इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ मिल्क प्रोडक्ट। ठीक है, इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ मिल्क प्रोडक्ट्स। ठीक है, यानी कि जो आपका क्या है मिल्क प्रोडक्ट है उसका प्रोडक्शन को इंक्रीज करना, दैट इज कॉल्ड वाइट रिवॉल्यूशन। ये भी कब स्टार्ट हुआ था, 1960 में। इसके बाद एक और रिवॉल्यूशन है, एक और चीज़ जो वाइट रिवॉल्यूशन है, इसको ऑपरेशन फ्लड भी कहा जाता है। क्या भी कहा जाता है, ऑपरेशन फ्लड। ठीक है, तो ऑपरेशन फ्लड किसको कहा जाता है, आपका वाइट रिवॉल्यूशन को। ओके, इसके बाद है स्टूडेंट जो है आपका एक और रिवॉल्यूशन है जो कि है आपका ग्रीन रिवॉल्यूशन। ठीक है, ग्रीन
revolution. So what is the meaning of green revolution? The meaning of green revolution is increase production of wheat and rice. यानी कि ग्रीन रिवॉल्यूशन का मतलब क्या हो गया कि जो आपका व्हीट और राइस है उसकी प्रोडक्शन को इंक्रीज करना है। इसको कहा जाता है क्या? ग्रीन रिवॉल्यूशन। और ये तीनों की तीनों रिवॉल्यूशन जो है स्टूडेंट कब स्टार्ट हुआ था? का 1960 में। ठीक है, तो आई होप कि आपको ब्लू रिवॉल्यूशन, वाइट रिवॉल्यूशन और ग्रीन रिवॉल्यूशन का मीनिंग समझ में आया होगा। ठीक है, तो ये था हमारे रिवॉल्यूशंस की बात। ठीक है, इसके बाद जो है स्टूडेंट पूछा जाता है आपका व्हाट इज़ द इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ फिशरीज, यानी कि जो फिशरीज है इसका इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस क्या है। तो सबसे पहले क्या होगी इसका इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस कि जो फिशेस होती हैं इनको यूज़ किया जाता है। फिशेस आर यूज्ड एज अ फूड, है ना। आपको पता है कि जो फिशेस होती है इनको एज अ फूड यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो फर्स्ट जो इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस हो गया वो ये चीज़ हो गई। ठीक है, दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ कि जो ये फिशरी है, ठीक है, फिशरीज है या जो आपका एपीकल्चर है या पिसीकल्चर है, ठीक है, ये क्या करता है? ये जो है बहुत सारे लोगों को क्या प्रोवाइड कराता है? इनकम प्रोवाइड कराता है या फिर जो है एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कराता है। तो आपको पता है कि बहुत सारे लोग जो है क्या होते हैं, जैसे फ़िश मार्केट आपका होता है, तो फिश मार्केट में जो लोग फिशरमैन होते हैं उनका जो है क्या है, उनका जो इनकम का जो सोर्स है वो क्या है? यही है। ठीक है, तो दूसरा आपका इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ये हो गया। ठीक है, इसके अलावा जो है तीसरा क्या हो गया स्टूडेंट कि जो फिशेस होती हैं, ठीक है, इनमें जो है रिच अमाउंट में जो है ये क्या होती हैं या फिर गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन्स होती हैं, विटामिन्स होती हैं और क्या होती है? आयोडीन होती है। तो जो फिश होती हैं इनमें जो है फिशेस में जो है क्या होता है? प्रोटीन, विटामिन और आयोडीन का ये जो है एक गुड या रिच सोर्स होते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो है फ़िश से जो है क्या हो जाता है? फ़िश का जो लिवर ऑयल होता है इसमें जो है रिच अमाउंट में क्या होता है? विटामिन ए प्रेजेंट होता है। ठीक है, जिसको कि बहुत सारी मेडिसिन्स में भी यूज़ किया जाता है। तो ये हो गया स्टूडेंट जो है इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ फिशरीज। ओके, तो इसके बाद जो है स्टूडेंट जो है हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा प्लांट ब्रीडिंग। नेक्स्ट टॉपिक क्या होगा स्टूडेंट हमारा? प्लांट ब्रीडिंग। तो आई होप कि आपको जो है फिशरीज वाला टॉपिक क्लियर हुआ होगा। ओके, तो अब मैं जो है इसको क्या कर देती हूँ, इरेज कर देती हूँ और नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं अपना, दैट इज प्लांट ब्रीडिंग। अभी तक हमने क्या पढ़ा था? एनिमल ब्रीडिंग पढ़ा था। ठीक है, अभी हमने जो है इससे पहले वाले लेक्चर में, इससे पहले जो आपका जो है लास्ट जो सेकंड लेक्चर था उसमें क्या पढ़ा था हमने? एनिमल ब्रीडिंग पढ़ा था। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे स्टूडेंट जो है क्या? प्लांट ब्रीडिंग। ठीक है, आज इसका नेक्स्ट टॉपिक है हमारा प्लांट ब्रीडिंग। ठीक है, क्या है? प्लांट ब्रीडिंग। ओके, तो देखते हैं कि प्लांट ब्रीडिंग क्या होता है। तो स्टूडेंट जो है जैसे हमने एनिमल ब्रीडिंग में पढ़ा था कि हम क्या करते हैं एनिमल ब्रीडिंग में, हम अपने डिज़ायर के अकॉर्डिंग सुपीरियर मेल और सुपीरियर फीमेल का सिलेक्शन करते हैं। यानी कि जो सुपीरियर मेल होता है उसमें कुछ खास क्वालिटी होती है, देन जो सुपीरियर फीमेल होती है उसमें भी कुछ खास क्वालिटी होती है। ठीक है, अदर कॉ के कंपेरिजन में या अदर एनिमल्स के कंपेयर में, तब जाकर हम उनका सिलेक्शन करते हैं। तो हम क्या करते थे? सुपीरियर मेल और सुपीरियर फीमेल का जो है सिलेक्शन करते थे उनकी कुछ खास क्वालिटी देखकर। देन उसके बाद क्या करते थे? हम उन सुपीरियर मेल और फीमेल में जो है क्या करवा देते थे? मेटिंग करवा देते थे। ठीक है, ठीक है, अगर मेटिंग ना भी वो कर पाते हैं तो हम क्या कराते थे? आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन करा देते हैं या फिर जो है मोइट करा देते थे। ठीक है, तो इसी तरीके से जो है अब अगर हमें प्लांट में भी जो है, क्योंकि हमें पता है कि एनिमल्स के अलावा जो फूड का जो सोर्स होता है वो क्या होता है? प्लांट्स होता है ना। तो अब हम चाहते हैं कि जो प्लांट है उनमें भी हमें बेटर ईल्ड मिले, है ना, बेटर प्रोडक्शन मिले, है ना। तो इसके लिए जो है क्या करना पड़ेगा? हमें प्लांट में भी जो है सेम एनिमल की तरह ब्रीडिंग करवानी पड़ेगी। और ब्रीडिंग का मतलब क्या होता है? कंट्रोल जो मेटिंग होती है, जिसमें कि आप जो है
अपने अकॉर्डिंग जो है सुपीरियर पेरेंट्स का सिलेक्शन करते हो और देन उसके बाद उनकी मीटिंग कराते हो। तो अब प्लांट ब्रीडिंग में भी हम सेम चीज़ करेंगे, सुपीरियर जो है मेल और फीमेल प्लांट्स का सिलेक्शन करेंगे, देन उसके बाद जो है उनकी क्या करवा देंगे, मेटिंग करा देंगे, जिसकी वजह से जो है हमें सुपीरियर प्रोजेनी मिल जाएंगे। ठीक है, तो इसको कहा जाता है कि आपका प्लांट ब्रीडिंग। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि प्लांट ब्रीडिंग प्रोग्राम्स के अंदर क्या क्या करना पड़ता है। ठीक है, तो ये प्लांट ब्रीडिंग का आई होप कि आपको मीनिंग समझ में आ गई होगी कि प्लांट ब्रीडिंग क्यों करवाते हैं हम। ठीक है, बेटर ईल्ड के लिए। ठीक है, इसके लिए हम क्या करते हैं, बेटर ईल्ड के लिए जो है हम जो है प्लांट ब्रीडिंग कराते हैं। ठीक है, अब हमने देखना है स्टूडेंट जो है कि आपका जो है एक और चीज़ स्टूडेंट की जो प्लांट ब्रीडिंग का जो है एक और रीज़न ये भी है कि आप जो है इससे क्या करते हो, सबसे पहले कि आप जो है जो प्लांट्स होती है उनकी जो टॉलरेंस है इन्वायरमेंट को लेकर, जैसे सैलिनिटी, टेम्परेचर, ड्रॉट, इसको जो है इंक्रीज़ कर देते हो। ठीक है, देन उसके बाद जो है डिजीज़ रेजिस्टेंस आप प्लांट्स को बना देते हो। देन आप जो है प्लांट्स में हाई ईल्ड को इम्प्रूव कर सकते हो। देन इसके अलावा आप जो है प्लांट्स की क्वालिटी को भी इंक्रीज़ कर सकते हो। क्वांटिटी के साथ साथ आप प्लांट्स की क्वालिटी को भी इंक्रीज़ कर सकते हो। ठीक है, किस चीज़ के किसके अकॉर्डिंग, किसके द्वारा, ठीक है, प्लांट ब्रीडिंग के द्वारा। तो प्लांट ब्रीडिंग कराने का मेन पर्पज़ ही यही है कि आप जो है प्लांट्स की जो है इन्वायरमेंट को लेकर जो टॉलरेंस कैपेबिलिटी है उसको इंक्रीज़ कर देते हैं। प्लांट्स को जो है क्या कर देते हैं, डिफरेंट पैथोजेंस के अगेंस्ट रेजिस्टेंट बना देते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो है क्या करते हैं, प्लांट्स में जो है हाई ईल्ड इम्प्रूव हो जाती है, क्वालिटी भी इम्प्रूव हो जाती है। ठीक है, तो अब हम देखेंगे प्लांट ब्रीडिंग प्रोग्राम्स क्या होता है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा प्लांट ब्रीडिंग प्रोग्राम्स। ठीक है, प्रोग्राम्स अब हम पढ़ेंगे प्लांट ब्रीडिंग प्रोग्राम्स। तो प्लांट ब्रीडिंग प्रोग्राम्स के अंदर हम देखेंगे कि क्या क्या हमें पॉइंट्स ध्यान में रखने होते हैं। ठीक है, तो प्लांट ब्रीडिंग प्रोग्राम्स के अंदर स्टूडेंट जो है हमें किन किन चीज़ों का जो है क्या करना पड़ता है, ध्यान रखना पड़ता है, वो मैं आपको वन बाय वन यहाँ पर लिख के बता देती हूँ इससे। ठीक है, सबसे पहले हमें जो है क्या करना पड़ता है, कलेक्शन ऑफ वेरिएबिलिटी। ठीक है, कलेक्शन पहले मैं लिख देती हूँ, देन उसके बाद जो है आपको क्या करूँगी, एक्सप्लेन करूँगी। ठीक है, कलेक्शन ऑफ वेरिएबिलिटी, पहली चीज़ ये हो गई आपकी। ठीक है, देन सेकंड पॉइंट क्या हो गया आपका, सिलेक्शन ऑफ पेरेंट्स। ठीक है, सिलेक्शन ऑफ पेरेंट्स। ठीक है, पेरेंट्स का सिलेक्शन हो गया। ठीक है भाई, नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा आपका क्या, क्रॉस अमॉन्ग सेलेक्टेड पेरेंट्स। ठीक है, क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन, क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन, क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन among selected parents। ठीक है, selected parents। ठीक है, देन उसके बाद नेक्स्ट स्टेप होती है, फोर्थ स्टेप है, वो है आपका सिलेक्शन एंड टेस्टिंग ऑफ सुपीरियर रिकॉम्बिनेशन। सिलेक्शन एंड टेस्टिंग ऑफ superior recombination। सुपीरियर रिकॉम्बिनेशन। उसके बाद लास्ट जो बात हमें ध्यान में रखनी होती है वो क्या है, टेस्टिंग। ठीक है, उसके बाद रिलीज एंड कमर्शलाइजेशन ऑफ न्यू कल्टीवेटर्स।
यहीं पे ले देते हैं, ठीक है। कमर्शियलाइजेशन ऑफ न्यू कल्टीवर्स, ठीक है। तो क्या कहा स्टूडेंट हमने कि अगर जो है हमें प्लांट ब्रीडिंग करानी है, प्लांट्स में ब्रीडिंग करवानी है, तो उसके अंदर क्या क्या चीज़ें करनी पड़ती हैं, ठीक है, किन किन चीज़ों को ध्यान रखना पड़ता है, ठीक है। तो सबसे पहले स्टूडेंट जो है आपका कलेक्शन ऑफ वेरिएबिलिटी। कलेक्शन ऑफ वेरिएबिलिटी का मतलब हो गया स्टूडेंट कि आपको जो है आपके पास सपोज़ हम जो है किसके बीच में ब्रीडिंग करा रहे हैं, सपोज़ वीट जो है इसके बीच में हम जो है क्या करवा रहे हैं, ब्रीडिंग करा रहे हैं, ठीक है। वीट, ठीक है, क्या है, वीट है जिसके बीच में जिसमें हमें ब्रीडिंग करानी है। हम चाहते हैं कि जो वीट है वो ऐसा हो कि उसका जो ईल्ड है, जो उसका प्रोडक्शन है वो काफ़ी ज़्यादा मिले हमें, ठीक है। देन जो ये वीट प्लांट है ये जो है सेवरल डिजीज़ को लेकर रेजिस्टेंट भी हो, ठीक है। तो हम ये दोनों क्वालिटी चाहते हैं इस एक वीट में, ठीक है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा स्टूडेंट कि हमारे पास वीट की जितनी भी वैरायटीज़ होंगी, हमें उन सब वैरायटी को क्या करना पड़ेगा, उनका पहले कलेक्शन करना पड़ेगा। यानी कि हमारे पास जितनी भी जो वैरायटी है उनका जो कलेक्शन है वो आएगा आपका फर्स्ट, यानी कि कलेक्शन ऑफ वेरिएबिलिटी के अंदर। तो आप जब जो है वीट की जितनी भी वैरायटी का जो है कलेक्शन कर रहे हो, दैट मीन्स कि आप क्या कर रहे हो कि जितनी भी जो वीट हैं उनके जो जीन है उनकी एलील का आप कलेक्शन कर रहे हो ना। हम जो है अच्छी जो है अगर हम जो है जितने भी जो है वीट का हमने सिलेक्शन किया है कि जितनी भी वैरायटी है भाई इंडिया में, हमने सबको कलेक्ट कर लिया, ठीक है। तो क्या कर रहे हैं हम एक तरीके से कि उनके अंदर जो जीन है उनके एलील को क्या कर रहे हैं, उनका कलेक्शन कर रहे हैं ना। तो इसको कहा जाता है जर्म प्लाज्म कलेक्शन। क्या कहा जाता है इसको स्टूडेंट, जर्म प्लाज्म कलेक्शन, है ना। जर्म प्लाज्म कलेक्शन का मतलब क्या हो गया कि जो जितने भी आपने जो है वीट की जो है वैरायटी को कलेक्ट किया, दैट मीन्स आपने उनके जीन और उनकी एलील का कलेक्शन किया है, ठीक है। तो सबसे पहले हमें प्लांट ब्रीडिंग करवाने के लिए क्या करना पड़ेगा कि जितनी भी वैरायटीज़ हैं उनका कलेक्शन करना पड़ेगा, ठीक है। हमने पहले जितनी भी वैरायटीज़ थी उनका कलेक्शन कर लिया है, ठीक है। उसके बाद जब हमने वैरायटी का कलेक्शन कर लिया तो अब हम क्या करेंगे, सेकेंड प्रोसेस में सिलेक्शन ऑफ पेरेंट्स। अब हम जो है क्या करेंगे, दो पेरेंट्स का क्या करेंगे, सिलेक्शन करेंगे, ठीक है। दो पेरेंट्स का सिलेक्शन कैसे करेंगे, सपोज ये वीट हमारा है, ठीक है। हमने देखा कि एक वीट ऐसा है कि जिसमें कि खूब सारे जो है दाने लग रहे हैं, ठीक है। खूब सारे क्या लग रहे हैं, दाने इसमें हैं, ठीक है। और दूसरा एक पेरेंट ये हो गया, पेरेंट 1 ये हो गया, ठीक है। और पेरेंट 2 में हमने देखा कि इसमें दाने तो कम लग रहे हैं, ठीक है। ये क्या है हमारा पेरेंट 2। पेरेंट 2 में क्या है कि इसमें दाने तो कम है, इसकी ईल्ड तो कम है, बट ये डिजीज़ को लेकर रेजिस्टेंस है, ठीक है। डिजीज़ को लेकर क्या है, रेजिस्टेंट है। तो अब हमने क्या किया कि ये जो पेरेंट 1 है और पेरेंट 2 है, इसके अलावा और भी होंगे प्लांट्स, है ना, लेकिन हमने इन दो का सिलेक्शन कर लिया, ठीक है। अब हम इन दो का हमने क्या कर दिया, इन दो पेरेंट्स का सिलेक्शन कर दिया, ठीक है। क्या देखा, इसमें ईल्ड बहुत ज़्यादा है, ठीक है, बट ये डिजीज़ को लेके रेजिस्टेंट नहीं है, जिसकी वजह से ये क्रॉप जल्दी ख़राब हो जाती है। अब हमने क्या किया, दूसरा पेरेंट देखा कि जिसके पास ईल्ड तो खास नहीं है कुछ, बट ये डिजीज़ को लेके रेजिस्टेंट है, तो हमें ये क्वालिटी चाहिए, ये क्वालिटी भी चाहिए हमें और ये क्वालिटी भी चाहिए, और हम चाहते हैं कि ये दोनों क्वालिटी एक ही प्लांट में आ जाए। तो इसके लिए फिर हम क्या करेंगे, तीसरा स्टेप अपनाएंगे, इनके बीच में क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन अमॉन्ग सेलेक्टेड पेरेंट्स, यानी कि जो पेरेंट्स हमने सेलेक्ट किए इनके बीच में क्रॉसिंग करा देंगे, ठीक है। क्या करा देंगे, हम क्रॉसिंग करा देंगे। तो यहाँ पर मैं दिखा रही हूँ आपको कि यहाँ पर हमने जो है क्या करा दी, इनके बीच में क्रॉसिंग करा दी, ठीक है। अब जब हम क्रॉसिंग कराएंगे स्टूडेंट तो क्या होगा, हमें प्रोजेनी मिलेंगी, क्या मिलेंगी, प्रोजेनी हमें मिलेंगी, ठीक है।
तो प्रोजेनी जो मिलेंगी हमें वो क्या होंगी आपकी, ये सपोज हमें यहाँ पर कुछ प्लांट्स मिले, ठीक है, ये हमें प्लांट्स मिल गए। ओके, यहाँ पर हमें क्या है, प्लांट्स मिले, ठीक है। ये स्टूडेंट यहाँ पर दिख नहीं रहा तो इसको मैं थोड़ा सा ऊपर बना देती हूँ, यहाँ पर बना देती हूँ, चलो ठीक है। ये साइड आपको दिख रही है, हाँ। सपोज यहाँ पर हमने जो है पेरेंट 1 लिया था जिसमें कि ईल्ड काफ़ी अच्छी थी, खूब इसमें दाने लगे हुए थे, ठीक है। ये था हमारा पेरेंट 1 और ये हमारा पेरेंट 2 जिसमें कि दाने कम है, ठीक है, पेरेंट 2। अब हमने तीसरा हमारा प्रोसेस क्या होगा कि इन दोनों पेरेंट्स के बीच में जिनको हमने सिलेक्शन किया था इनकी क्या करा देनी, क्रॉसिंग करा देनी है। तो हमने क्रॉसिंग करा दी, ठीक है। क्रॉसिंग करने के बाद क्या होगा, ऑब्वियसली जो है इससे हमें नए प्लांट्स मिलेंगे, ठीक है। ये सपोज माना हमें नए प्लांट्स मिले, ठीक है। अब हमने क्या किया कि जो नए प्लांट्स मिले इसमें से हमने क्या करना है कि सिलेक्शन करना है, टेस्टिंग करनी है किसकी, सुपीरियर रिकॉम्बिनेशन की। रिकॉम्बिनेशन हो गया ना कि इसका कॉम्बिनेशन क्या हो गया, रिकॉम्बिनेशन हो गया, ठीक है। अब हमने देखा कि इनमें से हमें जैसे सपोज 4 ये प्लांट्स हमें मिले तो हमने देखा कि ये सुपीरियर है। ये सुपीरियर क्यों है, क्योंकि इसके अंदर ये क्वालिटी भी मौजूद है, इस वाले पेरेंट का ये जो अच्छी क्वालिटी है ना, ये भी मौजूद है और इस प्लांट्स की जो ये अच्छी क्वालिटी है ये भी मौजूद है। तो हमें यही तो चाहिए था कि हमें चाहिए था कि एक ऐसा वीट प्लांट मिले हमें जिसके अंदर ईल्ड का प्रोडक्शन भी ज़्यादा हो, हाई ईल्ड हो, प्लस वो डिजीज़ को लेकर रेजिस्टेंट भी हो। और हमने देखा कि हमें यहाँ इन रिकॉम्बिनेशन में से ये वाला रिकॉम्बिनेशन यानी कि ये वाला प्लांट ऐसा मिला है जिसके पास ये दोनों अच्छी क्वालिटी है, तो हमने इसका सिलेक्शन करा दिया, ठीक है। अब इसका सिलेक्शन कर दिया तो अब हम क्या करेंगे, टेस्टिंग, रिलीज एंड कमर्शलाइजेशन ऑफ कल्टीवर्स, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ये जो हमें जो हमारा क्या मिला, ये जो हमारा सुपीरियर हमें रिकॉम्बिनेशन मिला, हम इसके क्या करेंगे, इसको ग्रो करेंगे, देन उसके बाद इसकी टेस्टिंग करेंगे और इसको कमर्शलाइजेशन इसका कर देंगे। तो हमारे ये जो है 5 पॉइंट्स इसके अंदर इस तरीके से आ जाएंगे कि जब हम प्लांट ब्रीडिंग कराएंगे तो हमें किन किन चीज़ों को जो है, किस तरीके से जो है हमें जो है इनको जो है प्लांट ब्रीडिंग के अंदर किन किन चीज़ों का हमें ध्यान रखना है, ठीक है। तो पहला हो गया कलेक्शन ऑफ वेरिएबिलिटी, सेकंड हो गया सिलेक्शन ऑफ पेरेंट्स, थर्ड हो गया क्रॉस अमॉन्ग सेलेक्टेड पेरेंट्स, फोर्थ हो गया सिलेक्शन ऑफ टेस्टिंग ऑफ सुपीरियर रिकॉम्बिनेशन और लास्ट टेस्टिंग, रिलीज एंड कमर्शलाइजेशन। यानी कि जब हमें सुपीरियर रिकॉम्बिनेशन मिल गया देन उसके बाद हम उसको ग्रो कराएंगे और फिर उसके बाद ग्रो करने के बाद जो है हम उसका जो प्रोडक्शन होगा उसको टेस्टिंग करेंगे, देन उसके बाद उसको रिलीज़ कर देंगे और जो है उसका कमर्शलाइजेशन कर देंगे, किसको, कल्टीवर्स को, ठीक है। तो ये जो है प्रोसेस आते हैं प्लांट ब्रीडिंग के अंदर भी, ठीक है। तो आई होप कि स्टूडेंट जो है आपको जो है प्लांट ब्रीडिंग का मतलब समझ में आया होगा, ठीक है। इसके बाद है स्टूडेंट जो है आपका नेक्स्ट आएगा आपका जो है, जो कि हम नेक्स्ट डे स्टार्ट करेंगे, ये होगा हमारा जो है कि कुछ वीट और राइस की वैरायटी या शुगर केन की वैरायटीज़ देखेंगे हम कि कौन कौन सी जो है हमने जो है न्यू वैरायटीज़ डेवलप की है। इसी तरीके से प्लांट ब्रीडिंग के ज़रिए हमने कौन कौन सी न्यू वैरायटी डेवलप की है। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और है स्टूडेंट की जो ग्रीन रिवोल्यूशन है, तो ये ग्रीन रिवोल्यूशन का जो है मैंने वहाँ पर आपको बताना भूल गई कि जो ग्रीन रिवोल्यूशंस के जो फादर हैं वो कौन थे, ठीक है। तो ग्रीन रिवोल्यूशंस के जो फादर हैं वो थे स्टूडेंट जो है आपका जो है नॉर्मन ई बोरलॉग, ठीक है, नॉर्मन ई बोरलॉग, ठीक है, क्योंकि ये शायद आई थिंक जो है बोर्ड एग्ज़ाम में भी पूछा गया था, ठीक है। तो वहाँ पर मैं बताना भूल गई। तो क्या कहा हमने कि जो ग्रीन रिवोल्यूशन है उसके जो फादर थे वो कौन थे आपके, नॉर्मन ई बोरलॉग, ठीक है। मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, हालांकि जो है मैं आपको क्वेश्चन आंसर्स में कराऊंगी बट यहाँ पर फिर भी मैं एक बार लिख देती हूँ। क्या कहा हमने, नॉर्मन, ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है इसलिए मुझे बताना पड़ रहा है, नॉर्मन ई बोरलॉग, ठीक है। ठीक है, तो इसको याद रख देना, फादर ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन, ओके। तो आई होप कि स्टूडेंट जो है आपको आज का लेक्चर जो है समझ में आया होगा।
तो आप लोग जो है अच्छे से इन लेक्चर्स को वॉच करिए। देन उसके बाद जो है एक बार आप खुद से भी जो है एनसीईआरटी या जो आपके पास जो अदर बुक है उसके साथ जो है आप इन चैप्टर्स को या इन टॉपिक्स को समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। क्योंकि जब तक आप चैप्टर को खुद से नहीं समझोगे आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो जो भी आपको स्टूडेंट जो है वीडियो लेक्चर्स दी जा रही हैं आप उनको अच्छे से केयरफुली जो है बी अटेंशनली जो है उनको जो है वॉच करिए, ताकि कि आपको जो है वो लेक्चर समझ में आए और आपको वो चैप्टर का मीनिंग समझ में आए। क्यों? क्योंकि स्टूडेंट जो है बोर्ड एग्जाम में आपको नहीं पता कि क्वेश्चंस कहाँ से पूछे जाएंगे, है ना। ऐसा तो नहीं है कि आपका एनसीईआरटी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, आपको एनसीईआरटी की बुक में से कहीं से भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो उसके लिए जो है आपको चैप्टर अच्छे से पता होने चाहिए, चैप्टर आपको अच्छे से आने चाहिए, ठीक है। तो चैप्टर अच्छे से तभी आएंगे जब आप वीडियो लेक्चर्स के साथ साथ खुद से भी जो है क्या करोगे, एक बार जो है चैप्टर को समझने की कोशिश करोगे, है ना। तो आई होप कि जो है स्टूडेंट आप जो है घर में अच्छी मेहनत कर रहे होंगे, अच्छे से अपनी बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे। ओके, थैंक यू।